गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप सब मेरी बात सुने, एक बारी क्विकली रिवाइज करते हैं जितना अभी तक हो चुका और आप सब कोशिश करना साथ पार्टिसिपेट करने की, ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। आ जाओ जी, आ जाओ, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। हमने बेटा एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है जिसका पेपर नंबर कौन सा है? 5। सारे बच्चे बोलेंगे पेपर नंबर कौन सा है? 5। पेपर नंबर 5 का नाम क्या है बच्चे? मेरी आवाज कम, आपकी आवाज ज्यादा, समझ आ रहा है आपको? पेपर नंबर 5 का नाम क्या है? वेरी गुड, ऑडिटिंग एंड एथिक्स इसका नाम है, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ एक पहला चैप्टर स्टार्ट करा है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? सारे बच्चे बताएंगे क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे बोलेंगे क्या स्टार्ट करा है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको ऑडिटिंग का मतलब बताया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा? ऑडिटिंग का मतलब, है ना? तो आओ जरा मुझे ऑडिट का मतलब बताओ। ऑडिटिंग क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, when such examination is conducted, express an opinion thereon। अच्छा, ऑडिट की डेफिनेशन समझ आ गई आपको? हम कब कहेंगे कि यार जो सामने वाला चेकिंग कर रहा है वो इंडिपेंडेंट चेकिंग कर रहा है? जब चेकिंग करने वाला पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। हम किसी पर्सन को इंडिपेंडेंट कब मानेंगे? हम किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट कब मानेंगे? जब वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, किसी उसकी डिसीजन किसी की सबऑर्डिनेट ना हो। समझ आ रहा है? उसकी डिसीजन, उसकी जजमेंट किसी की सबऑर्डिनेट ना हो। और एक बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? एसए नंबर 200, कंपनीज एक्ट 2013 एंड। अच्छा, फिर हमने बोला था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन पैसों की सूचना दे, और इसी को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती थी? 2। कौन कौन सी? हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। सारे बच्चे बोलेंगे कौन कौन सी? हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल का या प्रोस्पेक्टिव का? यानी जो चीज पास्ट में बन चुकी है उसको हम चेक करते हैं, जो फ्यूचर में बनेगी उसका ऑडिट नहीं होता। उस केस में क्या होता है वो हम वक्त आने पे पढ़ेंगे, ठीक है ना? और एंटिटी तो हमने पढ़ ही लिया, ओपिनियन देना होता है, और ओपिनियन देना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू वाला। फिर ऑडिट कराने के फायदे पढ़े थे। ऑडिट कराने के फायदे, पहला बताओ बेटा। ऑडिट से कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर बढ़ जाता है। आपको बोलना पड़ेगा ऑडिट से कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा हुआ है तो इससे यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था। दूसरा, यूजर्स क्या, स्टेक होल्डर क्या फील करते हैं? और इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज कि नॉट टू कमिट द फ्रॉड। 3 पॉइंट हो गए अपने। अच्छा, 4, ये वाले अकाउंट्स कौन भी एक्सेप्ट करती है? गवर्नमेंट। और कौन? बैंक। और इससे हमें पता चल जाता है किस बारे में? फ्रॉड और एरर के बारे में, और डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। बेनिफिट्स याद आ गए? फिर कौन किसको अपॉइंट करेगा? अच्छा चलो, ऑडिट मैंडेटरी या वॉलंटरी? बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का लॉ कहता है कि आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है, उनके लिए मैंडेटरी, अदरवाइज वॉलंटरी। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका लॉ कहता है आपको ऑडिट कराना ही कराना है? जैसे कंपनी का कहता है कंपनीज एक्ट, एलएलपी का एलएलपी एक्ट, और एनी अदर पर्सन जो जिसको किसने कहा है? इनकम टैक्स एक्ट ने, उसको उस वजह से ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा बताओ? कंपनी के केस में गवर्नमेंट कंपनी, सीएजी, पार्टनरशिप फर्म, और इन सम केसेस, और रिपोर्ट बनाकर आपको किसको देनी है? कंपनी के केस में शेयर होल्डर, और फर्म के केस में फर्स्ट क्लास रिवाइज होगी आपकी। फिर पहले मैं आपके साथ ज्ञान की बातें डिस्कस कर लूं ताकि मेरे को ऑब्जेक्टिव करवाने में दिक्कत ना हो। बेटा एक होता है 100% कॉन्फिडेंस, यानी पक्का पक्का ऐसा ही है, वो क्या होता है? क्या?
अच्छा, एक होती है रीजनेबल एश्योरेंस, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। समझ आई है बेटा बात आपको या नहीं आई है? फिर थर्ड होता है मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल? एन आइटम इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन सी डिसीजन? इकोनॉमिक डिसीजन। याद आया आपको? अच्छा, मिसस्टेटमेंट क्या होता है बताओ बेटा? जो अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था और जो आपने रिकॉर्ड करा, उनके डिफरेंस को क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट। किसके डिफरेंस को? एसीपी। एसीपी में ए से अमाउंट रिकॉग्निशन, सी से क्लासिफिकेशन और पी से प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। कह रहे हैं जो होना चाहिए था और जो आपने करा है उनके डिफरेंस को आजकल कहते हैं मिसस्टेटमेंट। और बताओ बेटा, मिसस्टेटमेंट के डोलू बोलू कौन होते हैं? फ्रॉड और एरर्स। समझ आ गया? फिर होते हैं, एक होते हैं एफआरएफ और एक होते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। दोनों में डिफरेंस क्या है? एफआरएफ मतलब अकाउंट्स बनाने के सारे रूल्स, और उनमें से जिनको हमने अपनाया वो एप्लीकेबल एफआरएफ। याद आ गया बेटा कॉन्सेप्ट वाइज? अच्छा, फिर रिस्क क्या होता है? कहीं जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं कल को गलत ना हो। मैं तो कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, पर एक्चुअल में हो सकता है उसमें गड़बड़ हो। इसी डर को क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क। इसी डर को क्या कहते हैं बच्चे? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मींस वो सारी प्रोसेस विच आर डिम। डिम मतलब डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय पहला टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक क्या क्या? पहला रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, तीसरा सेफगार्ड ऑफ एसेट, और फोर्थ कंप्लायंस विद द लॉ। अच्छा, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर वो ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है और अपना ओपिनियन देता है। समझ आया आपको? फिर इसके बाद मैंने आपके साथ स्टार्ट करा था क्या? ऑब्जेक्टिव। आओ जी आओ। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव कहां पर दे रखा? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कह लो, ऑडिटर कह लो या ऑडिटिंग कह लो, ऑडिट कह लो, ऑडिटर कह लो या ऑडिटिंग कह लो। बताओ बेटा वो कहां पर दे रखा है? एसए नंबर क्या है? एसए नंबर 200 का नाम क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, इस एसए में क्या बोला? ऑडिटर के अगर मैं ऑब्जेक्टिव बोलूं, ऑडिटर को क्या लेनी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, free from material misstatement whether caused by fraud or error। और बताओ बेटा, it enables the auditor to express the opinion whether the financial statement क्या है? prepared in all material aspects and in accordance with applicable FRF। फिर इसके बेसिस पर ओपिनियन बन गया। आपको ओपिनियन के बेसिस पर क्या देगा? रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाने के बाद कम्युनिकेट भी करेगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। याद आया आपको ऑब्जेक्टिव? अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ी थी। बताओ क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर का सुनाना क्या है? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। के से क्या हो गया? आवाज में दम नहीं। के से ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए किन की? अच्छा, ओ से मतलब ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन एन। फिर आई से ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। जब बंदा ऑनेस्ट होता है तो वो क्या भी होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर। कोई बताओ क्या? लॉजिकल स्किल। लॉजिकल स्किल क्या होते हैं? एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। इसको क्लियर हेडेडनेस भी कहते हैं। कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स, टी से टेक्निकल, टी से थ्योरेटिकल और टी से ही ट्रेनिंग। कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी। सीपीटी में सी से क्या आ गया? जल्दी बताओ। सी से क्या आ गया बेटा? मतलब ऑडिटर बनने की आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, यानी आप सीए प्लस
COP होने चाहिए, और साथ में आप कॉशियस मतलब क्या भी हो, अलर्ट। कॉशियस का मतलब क्या हो गया, अलर्ट। आप अलर्ट भी रहें अबाउट द रीसेंट अपडेट्स इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। फिर P से आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल, मतलब आपने वो कोई भी काम नहीं करना जिससे ICAI की रेपुटेशन डाउन हो। फिर T से क्या आ गया, टैक्टफुल, आन दो, T से क्या आ गया, मतलब ऑडिटर शुड बी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये याद आ गया। फिर लास्ट क्लास में हमने ऑडिट की बुराइयां पढ़ी थी। बेटा बुराइयां पढ़ी थी या ऐसी बुराइयां जिसे चाहकर भी हटा नहीं सकते, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या था, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आण दो, क्या था, अच्छा कह रहे ऑडिटर ना तो हम तुम्हारे से उम्मीद कर रहे हैं और ना तुम कर सकते हो, किसको, जीरो, ऑडिट रिस्क को। यानी तुम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते और ना ही तुम ऑब्टेन कर सकते हो क्या, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू द बुराइयां इन द ऑडिट। ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता, कुछ ऑडिट में क्या है, बुराइयां। जैसे पहली बुराई ये है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे बच्चों बोलना पड़ेगा, पहली बुराई क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है, और मैनेजमेंट क्या लेती है अकाउंट्स बनाते हुए, सम डिसीजंस, और वो डिसीजंस कैसी होती है, सब्जेक्टिव। वो आपके हिसाब से कुछ और हो सकती है और मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ और हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको क्या रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास वो पावर है, सब्जेक्टिव डिसीजन है। समझ आ रहा है आपको। आप सबने सेम कपड़े क्यों नहीं पहने, आप सबने सेम कपड़े क्यों नहीं पहने, रीजन है, सबकी अपनी अपनी पसंद है कि भैया मैं ये इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में पहनूंगा, इसके साथ मैं ये कॉम्बिनेशन में पहनूंगा। समझ आ रहा है आपको। बहुत लोगों ने ब्लैक कलर के ट्राउजर या ब्लैक कलर की जीन्स पहनी, लेकिन ऊपर किसी ने व्हाइट कलर का पहना है, किसी ने ब्लू का पहना है, किसी ने ऑरेंज पहना है, किसी ने रेड पहना है, किसी ने कुछ और कलर पहना है। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, सब्जेक्टिव है ना, सबकी अपनी एक चॉइस है। यहां पर ऑडिटर को चुप रहना पड़ता है। और दूसरा, मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है और इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए तो सही, लेकिन इंटरनल कंट्रोल में भी कुछ बुराइयां हैं, कॉल्यूजन, याद आया, इंटरनल कंट्रोल में भी कुछ बुराइयां, जिसकी वजह से कई बार इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं हो पाते। समझ आ गया आपको। फिर दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहला था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सारे बच्चे बोलेंगे पहला क्या था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आवाज में दम नहीं, पहला क्या था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब सीधी सी बात है, अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है, मैनेजमेंट के पास। और इंटरनल कंट्रोल भी कौन लगाती है, मैनेजमेंट। लेकिन इंटरनल कंट्रोल कई बार क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ड्यू टू द कॉल्यूजन अमंग द एम्प्लॉय। याद आ गया आपको। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिटर चाह कर भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ लीगल लिमिटेशन है और कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है बताओ, वो उसको सैंपलिंग लगानी पड़ती है, वो 100% ऑफ द बिल्स चेक ही नहीं कर पाता। जब आप 100% चेकिंग नहीं करोगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। और दूसरा, लीगल लिमिटेशन क्या है, मैनेजमेंट हो सकती है उसको कैसे इंफॉर्मेशन दे, इनकम्प्लीट। और अब मैनेजमेंट को आप फोर्स कि भैया मुझे तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। समझ आ रहा है आपको। और मैनेजमेंट हो सकती है खुद भी किसमें इन्वॉल्व हो, फ्रॉड में, और वो फ्रॉड को ऐसा छुपाएगी कि किसी की नजर के सामने और जिगर के पास वो आ ही ना पाए। यानी वो सोफिस्टिकेटेडली और सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज स्कीम रखेगी जिससे बताओ वो फ्रॉड छिप ही जाएगा। और अगली बात, ऑडिटर बताओ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है, इस चीज का एक्सपर्ट नहीं होता। समझ आ रहा है आपको। और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, कुछ ऐसी रिलेटेड पार्टी होती है क्लाइंट की जो ऑडिटर को पता ही नहीं होती, और क्लाइंट उसके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस कर जाता है जिसकी वजह से वो फ्रॉड भी कर जाता है और ऑडिटर के नजरों के सामने भी नहीं आता। फिर ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेशन जितनी पावर नहीं है। समझ आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में। ऑडिटर के पास कितनी पावर है, कम है एज कंपेयर टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के केस में तो आप क्या होता है बताओ, सामने वाले के साथ सर्च भी कर सकते हो, उसके घर की तलाशी वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। यहां नहीं करा सकते। सामने वाले को आप सामने बिठाकर
उसकी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, विटनेस वगैरह सब कुछ करा सकते हैं। ऑडिटर के पास इतनी पावर नहीं होती, यानी नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के नेचर की नहीं है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के नेचर की नहीं है। इस वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। 3 कारण बता दो जिसकी वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सारे बच्चे बोलेंगे पहला। दूसरा, तीसरा, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फोर्थ बताऊं क्या है? टाइमलाइंस। फोर्थ क्या है? टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे क्या? टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। अगर ऑडिटर कह रहा है मैं नया खर्चा करके दोबारा इंफॉर्मेशन क्यों लूं, पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही काम करना चाह रहा है, तो हम कहेंगे भैया यहां पर ऑडिटर तूने गलती कर दी, तूने पुरानी इंफॉर्मेशन पर विश्वास करके गलती कर दी। हो सकता है वो पुरानी इंफॉर्मेशन अब बदल चुकी हो। समझ आ रहा है? तो ऑडिटर को बैलेंस लेकर आना पड़ेगा कॉस्ट में और इंफॉर्मेशन में। खर्चा भी करना पड़ेगा, खर्चा बचाने का ये हर वक्त नहीं सोचना। बोलो बेटा, यहीं तक हमने पढ़ा था। 4 बुराइयां पढ़ ली थी, लास्ट बुराई अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट बुराई ये देखो, फ्यूचर इवेंट्स। बेटा लास्ट बुराई क्या पढ़ने जा रहे हैं? आवाज में दम नहीं है, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आ जाओ। 5th बुराई, देखो ऑडिट की बुराइयां कर रहे थे, 4 बुराइयों तक आपको याद हो जाना चाहिए। अब मैं आपके साथ 5th बुराई डिस्कस करने जा रहा हूं, सुनना। ये है बेटा 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च। बताओ बेटा, इसके बाद 30 सितंबर तक ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करेगा, मतलब इस समय तक ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट वगैरह देगा। तो ऑडिटर बताओ बेटा, पास्ट की इंफॉर्मेशन में डील करता है या प्रेजेंट या फ्यूचर? पास्ट। अब मान लेते हैं ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी कि क्लाइंट में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑडिटर की रिपोर्ट देते ही 2 दिन बाद ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई। समझ आ रहा है आपको? सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन से भाग रहे हैं ये कह के हाय गर्मी हाय गर्मी। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब सबके अंदर नौरा आ गई। समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, यहां पर खड़े हुए कुछ लोग कह भी रहे हैं सावन में लग गई आग है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बताओ बेटा, आग लगने की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, और नष्ट होने से अब ऑर्गेनाइजेशन की गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या हो गई? खराब, यानी सीज खत्म हो गई। अब बताओ बेटा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है, लोग ऑडिटर को बोल रहे हैं तूने तो अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, तूने तो अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है। ये तो 2 दिन बाद ही क्या हो गई है? बंद। तो ऑडिटर क्या कहेगा? मैं पास्ट की इंफॉर्मेशन पर बातें करता हूं, फ्यूचर में क्या होगा इससे मेरी कोई गारंटी। ये देखो, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। कह रहे फ्यूचर में होने वाली घटनाएं एंटिटी को, क्लाइंट को, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उनको एडवर्स इफेक्ट कर सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट उन पे डाल सकती है। और वो नेगेटिव इंपैक्ट में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। और ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी क्या हो जाए? बंद हो जाए। समझ आ रहा है आपको? क्यों बंद हो सकते हैं? क्योंकि बताओ, द बिजनेस में सीज, उसके कई कारण हो सकते हैं। चेंज इन मार्केट के हालात चेंज हो गए, कोई इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस आ गया। मैं आपको बताता हूं बेटा, जिनके, ये जरा सुनना, आपको बहुत देखने को मिलेगा, आप में से किसी के पेरेंट्स का ऑप्टिकल का काम था? नहीं था। लेंस कार्ड के आने की वजह से बेटा ये ऑप्टिकल बिजनेस वालों के ना कितनी दुकानें बंद हो गई। इमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर,
इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आया मार्केट में कि जिसकी वजह से बताओ बेटा क्या हुआ, आपकी बहुत सारी दुकानें ऑप्टिकल्स की बंद होगी, चलती नहीं। हम सारे क्या कहते हैं, लेंस कार्ड में जाओ 1600 रुपए के 2 चश्मे बनवाओ, पूरी जिंदगी मतलब खराब ही नहीं होते जब तक आपसे खुद ना टूटे, क्वालिटी भी बढ़िया। तो ऐसे आने से बताओ आपका बिजनेस बंद हो सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे अब आपका जियो है, एयरटेल है, ठीक है ना, जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया, आने वाले टाइम में ना स्टारलिंक नाम की कंपनी आ रही है और वो आएगी ना इन सबको हिला जाएगी। यानी इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इससे भी तो बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरे रिलेटिव में ना बच्चों के कपड़ों की दुकान है किसी की, कह रहे बाबूजी इतना काम खराब हो गया ना ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन की फर्स्ट क्राई हो गए, हॉपस्कॉच हो गई, ये 2-3 ऐप ऐसी है, इन्होंने 90% ऑफ द बच्चों का काम खत्म कर दिया है। सारे बंदे क्या कहते हैं, ऑनलाइन मंगा लो सामान। सारे घर में क्या कहते हैं, ऑनलाइन वो दिखाते हैं बच्चों को, वहीं से कपड़े, ना जाने की टेंशन ना कुछ है। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी की फीलिंग यही है, अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूरी नू। कोई आना जाना ही नहीं चाहता, वो कहता घर में ही मिल जाए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यही है, इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल आ गया, कोई प्रोडक्ट आ गया जिसका ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट, कुछ घटना घटित हो गई, आग लग गई, कह रहे इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा ऑडिटर ये नहीं बता पाता। तो ये लाइन के ऊपर ना 2 मार्कर ही लगाओ आप, ये करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू के रूप में आएगा ही आएगा। देयरफॉर an auditor cannot provide a guarantee that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error, है ना। ऑडिटर जो है फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी गारंटी नहीं दे रहा और ये भी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया। अगर गारंटी देता तो सर्टिफिकेट के रूप में देता। ऑडिटर क्या देता है हमेशा, अपना ओपिनियन। तो ऑडिटर के ओपिनियन को फ्यूचर गारंटी मत मान लेना। ऑडिटर के ओपिनियन को फ्यूचर गारंटी, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पे चेक करी है, पास्ट के बेसिस पे। बोलना पड़ेगा, उसने इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पे चेक करी है, और फ्यूचर सर्टेन है अनसर्टेन, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए। तो ऑडिटर के ओपिनियन को फ्यूचर गारंटी मत मान लेना। समझ आ रहा है आपको? तो फ्यूचर इवेंट समझ आ गया आपको? एंटिटी मे सीज इन द फ्यूचर ड्यू टू, किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन कंडीशन, मार्केट कंडीशंस। मार्केट में हालात चेंज हो चुके हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, आपको समझ भी आ जाएंगे। मार्केट कंडीशन देखो, आप देखो बहुत सारे मॉल्स बंद होते जा रहे हैं। आप देखना जरा, पहले रजौरी गार्डन देखा है आपने किसी ने? रजौरी गार्डन में 4-5 मॉल बने थे, सारे खत्म हो गए। अगर आपने कीर्तिनगर में देखा हो तो मूवमेंट मॉल था, वो भी बंद हो गया। हालात ऐसे हैं, किराए नहीं निकल रहे, बंद हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? हालात चेंज होने की वजह से भी बिजनेस बंद हो जाते हैं। पूरा मॉल बंद हो गया, टूट गया, उसकी जगह अब कुछ और बन रहा है वहां पर। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती है, उस वजह से भी हमारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। जब उस मॉल में कोई आएगा नहीं तो आपका सामान कहां बिकेगा, बंद करेंगे आप भी। समझ आ रहा है आपको? मार्केट के हालात बदल, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम होगी, खत्म आप। या फिर इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट
आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ, ब्लिंकिट नाम सुना होगा आपने, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनकी वजह से क्या अमेज़ॉन को फर्क पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? पड़ा है। वो 3 दिन में डिलीवरी करते हैं और आज के टाइम में सब्र ही नहीं, हमें तो हाथों हाथ चाहिए। तो अमेज़ॉन पर भी बहुत फर्क पड़ा है स्विगी, इंस्टामार्ट और ये ब्लिंकिट वगैरह वाली ऐप से। 10 मिनट में एक तो आपको ऑनलाइन नौकर मिल गया ना। जिंदगी में आप क्या चाहते हो भाई? घर बैठे बैठे हमारे पास से कोई सामान देने आ जाए। मम्मी ने कहा दूध लेकर आ, आपका मन ही नहीं करता जाने का, ब्लिंकिट करा, 2 मिनट में देने आ गए, लो मम्मी दूध। मम्मी आपको दूध चाहिए था ना, मैं लाऊं या कोई भी लाए? पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये न्यू मॉडल आ रहे हैं बिजनेस के, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस पे क्या पड़ रहा है? इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ आ रहा है आपको? या फिर ड्यू टू ऑनसेट, फायर वगैरह लग गई है ऑफ सम एडवर्स इवेंट। अब बेटा जहां ये 5 पॉइंट खत्म हो जाएंगे ना, उसके नीचे एक नोट बनाएंगे आप। उसके नीचे आप एक नोट बनाएंगे बच्चे, लिख लो ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट अ फ्यूचर गारंटी। ऑडिटर का ओपिनियन कोई फ्यूचर गारंटी नहीं है। ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट अ फ्यूचर गारंटी। ड्यू टू द inherent limitation of audit। ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ऑडिटर के ओपिनियन को फ्यूचर गारंटी मान ले? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं मानो? क्योंकि ऑडिट के अंदर होती हैं कुछ बुराइयां, और उन बुराइयों की वजह से ऑडिटर खुद ही 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको कैसे गारंटी दे देगा? आपको पॉइंट समझ आए? पक्का वाले? बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन जरा सुनना, ये आईसीआई ने ना इस बार टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग डाली है बुक्स में, अपने बुक्स में, तो वो हमने अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर ली है। जैसे ये केस स्टडी आपको डाली जाएगी और आपको आईसीआई चाह रहा है कि आप इस केस स्टडी के बेसिस पे आंसर दो। पहले मुझे इनहेरेंट लिमिटेशन के 5 पॉइंट की हेडिंग फटाफट से सुनाओ, ताकि मैं ये केस स्टडी कराऊं और इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू आपसे सॉल्व कराऊं और इसके ऊपर बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट आपसे सॉल्व कराऊं। मुझे बताना स्टार्ट करना, ऑडिट के अंदर बुराइयां है या नहीं है? बुराई क्या है? ऑडिटर को डर लगता है। इन बुराइयों की वजह से ऑडिटर को डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? कि जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं कहीं वो गलत ना हो। समझ आ रहा है? इस वजह से ऑडिटर के पास क्या नहीं आ पाती? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो कमियां क्या है? ऑडिट की बुराइयां क्या है? 5 बुराइयां। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा, समझ नहीं, पहला दोबारा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, टाइमलाइंस ऑफ information and decrease in the relevance of information over the time। और फिफ्थ क्या था? ठीक है, अब करेंगे केस स्टडी, आप सब साथ देना, ठीक है? जैसे यहां से देखो, कह रहे जीवा प्रोडक्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म। जीवा प्रोडक्ट एक क्या है? पार्टनरशिप फर्म, एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस। मतलब इनका काम क्या है? डिजाइनर ड्रेसेस बेचते हैं। समझ आ रहा है आपको? वैसे भी वेडिंग का सीजन है और फैशन का है ये जलवा, यस और नो? तो इन्होंने क्या कहा? हम डिजाइनर ड्रेसेस बेचा करेंगे। पार्टनरशिप फर्म है जीवा प्रोडक्ट्स। द फर्म हैज अपॉइंटेड जेजे एंड कंपनी। जेजे मतलब झल्ली जनानी, ओ सॉरी कुछ नहीं, इधर आ जाओ। The firm has appointed JJ and Company, मतलब जैक एंड जोन्स,
नहीं, कह रहे एक सीए फर्म है जेजे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट देयर अकाउंट्स फॉर अ ईयर। बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है जीवा प्रोडक्ट, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे बेटा, ये केस स्टडीज पर आपको ध्यान देना क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली आने वाली है एग्जाम में। कह रहे एक जीवा प्रोडक्ट नाम की पार्टनरशिप फर्म है जिनका काम है डिजाइनर ड्रेसेस बेचना, बनाना नहीं है, बनी बनाई खरीदना और आगे बेचना। और इन्होंने अपने यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट करने के लिए रखा है जेजे एंड कंपनी। द ऑडिटर वॉज सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म। ऑडिटर को लग रहा है यार इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल तो बहुत बढ़िया। इंटरनल कंट्रोल मतलब फ्रॉड को रोकने वाली कोशिशें बहुत बढ़िया है, ऐसा किसको लग रहा है? एंड कैरिड आउट रिक्वायर्ड प्रोसीजर एंड नेसेसरी वेरिफिकेशन। और ऑडिटर फिर उसके हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर करता है और जो नेसेसरी चेकिंग वाले काम होते हैं वो सब करता है। In particular, they carried out sample checking of purchases and traced purchase bill to the GST portal. उसने क्या करा, कुछ परचेजेस के बिल लिए और उस परचेजेस के बिल से जीएसटी पोर्टल पे देखा कि यार इनका जो जीएसटी, आपने कोई सामान खरीदा तो आप उसका इनपुट क्रेडिट लेंगे ना, तो उस पार्टनरशिप फर्म ने जो सामान खरीदा उस पर जीएसटी पे करा होगा। उस जीएसटी के लिए उस परचेज बिल के जीएसटी अमाउंट को जीएसटी पोर्टल से मैच करने की कोशिश करी एंड ऑल्सो मेड कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर। और सप्लायर से भी पूछा, याद है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जैसे हमने बैंक से पूछा था क्या तुमने इनको इतना लोन दे रखा, उनसे सप्लायर से भी पूछा, क्या पूछा, क्या तुमने इनको ये वाला सामान बेचा है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं इन्होंने आपसे ये सामान खरीदा है। समझ रहे हो अभी तक की कहानी? दोबारा से केस स्टडी को पढ़ेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जरा सुनना। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम क्या है, और ये काम क्या करते हैं बेटा, डिजाइनर ड्रेसेस बेचते हैं। और डिजाइनर ड्रेसेस बेचते तो हैं, अब इन्होंने अपने यहां पर एक सीए फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करा। फर्म का नाम क्या है, जेजे एंड कंपनी। और जो वो ऑडिटर आए हैं वहां से, जेजे एंड कंपनी के जो ऑडिटर आए हैं, वो कह रहे हैं क्लाइंट के यहाँ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम बढ़िया है, और उन्होंने उसके हिसाब से प्रोसीजर कर दिया और वेरिफिकेशन कर ली। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर काम में उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने सैंपल उठाए ना परचेजेस के चेक करने के लिए, क्योंकि 100% परचेजेस तो चेक करना ए दिल है मुश्किल, ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशन 100% तो वो चेकिंग कर नहीं सकते थे। उन्होंने कुछ परचेज के बिल उठाए और उसमें चेकिंग करनी स्टार्ट करी। और वो बेटा चेकिंग में उन्होंने क्या करा, परचेज बिल को जीएसटी पोर्टल से कंफर्म करने की कोशिश करी और सप्लायर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली। They were satisfied with the audit evidence obtained by them as a part of audit exercise, and audit report was submitted to the firm giving an opinion that financial statement reflected true and fair view of the state of the affairs of the firm. Auditor ने क्या करा बताओ, अपनी रिपोर्ट इशू कर दी। क्या रिपोर्ट इशू कर दी कि क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। हाउएवर बाद में it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchases of small value of colluding with unethical dealer। बताओ बेटा सुनना, बाद में ये पता चला जो क्लाइंट का परचेज मैनेजर था ना, उसने अनएथिकल डीलर से कुछ क्या मंगवाए हुए थे, फेक परचेजेस के बिल मंगवाए हुए थे। यानी झूठे परचेजेस दिखा रखी है उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जबकि ऑडिटर क्या कह रहा है, ये क्या दे रही है, ट्रू एंड पेमेंट टू दीज डीलर वाज आल्सो मेड इन कन्वीनियंस विद द अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। समझिए, और इनको पेमेंट भी दिखाई हुई है, बैंक से पेमेंट दिखाकर कि हमने इनको पेमेंट करी है और इनसे कैश ले लिया। ये सब हो रहा है। तो बताओ बेटा इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? ड्यू टू कॉल्यूजन। कॉल्यूजन में कौन कौन मिला हुआ है, परचेज मैनेजर और कंपनी का अकाउंटेंट और अनएथिकल डीलर, इन सब ने मिलकर कॉल्यूजन कर रखा है, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अब पार्टनर ऑफ द फर्म ब्लेम कर रहे हैं ऑडिटर को कि तूने ऑडिट सही ढंग से नहीं किया। आर पार्टनर ऑफ द फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट? क्या वो ऑडिटर पर ब्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप बताओ, क्या वो ऑडिटर पर ब्लेम डाल रहे तूने अपना ऑडिट सही ढंग से नहीं किया? क्या वो ऑडिटर पर ब्लेम डाल सकते हैं या नहीं? नहीं डाल सकते।
इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन, तो आप क्या कहोगे, ऑडिटर क्या कहेगा, भैया मेरे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में मैं ये मानकर चलता हूं कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डिवाइस कर रखे हैं, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करने के बाद भी कॉल्यूजन की वजह से, लिमिटेशन की वजह से वो सही ढंग से वर्क नहीं करे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये कहते हैं कि तुम्हें एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं, और मैं वैसे भी ओपिनियन दे रहा हूं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो मुझ पर कोई ब्लेम। It is an example of failure of internal control of the firm, and internal control has not been operated due to collision between the employees, which is limitation of internal control itself. The auditor has relied upon the internal control, and it is the very nature of the financial reporting that management is responsible for devising suitable internal control, and this is an inherent limitation of audit. क्या आपको पॉइंट समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताएंगे, आवाज में दम नहीं है, यस और नो? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी बारी की एमटीबी अक्टूबर 2023, अभी अभी जो लास्ट मंथ आई है। सुनो, कह रहे हैं ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्या ये सही कह रहे हैं या नहीं? कह रहे ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, ट्रू है या फॉल्स है? ऑडिट में फिर कौन सी एश्योरेंस होती है? आवाज में दम नहीं, ऑडिट में कौन सी होती है? वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट, डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, डिस्कस करो क्या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मतलब वो आपको क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? सेकंड पॉइंट, समझ गया आप? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वन ऑफ द बुराई है जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता, तो इसमें आपको वही लिखना जो मैंने आपको बताया होगा। सेकंड पॉइंट लिख लोगे या नहीं? यस और नो? बेटा ये देखो, अभी 2023 पिछले महीने के अक्टूबर की एमटीपी है जो कवर्ड है। मैंने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर्ड करे हुए हैं, आपको एक भी चीज कहीं से और देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस करते हैं, इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, नवंबर 2023 का एग्जाम कब हुआ है आपसे? कितने दिन पहले? 15-20 दिन पहले, उसका भी डाला हुआ है, समझ रहे हो आप? इधर देखो, कह रहे हैं ना, सर्टेन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन एजर्शन ऑन सब्जेक्ट मैटर। बेटा इसके अंदर ना आपको बताऊं कौन सा पॉइंट लिख कर आना है, जो आपने मेरे साथ टाइमलाइंस और फ्रॉड वाला पढ़ा है ना, पहले ये एक होता था अलग से, समझ आ रहा है? अब इन्होंने क्या करा, अलग अलग करके नई बुक में डाल दिया, पुरानी बुक में एक ही में होता था ये। तो ये पुराने का आंसर है कि ऑडिटर कुछ मैटर्स पर कह रहे हैं, इन कुछ केसेस में बुराइयां होती हैं ऑडिटर के अंदर जिसकी वजह से ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता 100% मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब नए मॉड्यूल के हिसाब से आपको आंसर में क्या लिख कर आना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 4 और 5, या आप पूरी भी लिख सकते हैं, पांचों की पांचों। पहले क्या होता था, ये अलग से एक पॉइंट होता था, समझ आ रहा है? अब हम इनको नए के हिसाब से अलग अलग लिखेंगे, तो पांचों बुराइयां आप लिखाना, एग्जिस्टिंग सिस्टम में होता था। अगला देखो, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू और कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0 and cannot therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. This is because there are inherent limitation of audit. Explain कर दोगे या नहीं कर दोगे? क्या क्या करोगे? पांचों करोगे। पहला बताओ क्या? नेचर ऑफ, आवाज में दम नहीं, पहला दूसरा, तीसरा, फोर्थ, timelines of financial information and decrease in the relevance of the information over the, और फिफ्थ, वेरी गुड। अब इसके ना कुछ करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू भी आपसे करा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा आपको। ये देखो, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व। यार कोई सबूत ढूंढने में आपको डिफिकल्टी हो रही है या ज्यादा समय लग रहा है या खर्चा हो रहा है, तो क्या इस वजह से ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर छोड़ सकता है? यही पूछा गया है। इज, इनमें से बताओ, नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव।
यही ऑप्शन ठीक है। इस वजह से ऑडिटर क्या नहीं छोड़ सकता, भैया पैसे लगेंगे सबूत ढूंढने में, भाई टाइम लगेगा, भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ देते हैं। ये कोई क्या कहते हैं आपका अकाउंट्स का या किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन थोड़ा है जो आप छोड़ देते हैं, यहां नहीं चलेगा ऐसे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप कहोगे मैं छोड़ दूंगा काम नहीं चलेगा, अच्छा ये देखो जो छोड़ोगे वही आपको दिखेगा ऑडिट के पेपर में या किसी भी सीए के पेपर में, आप एक बार ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। जैसे रामदेव कहता ना बस 2 घूंट की बात है, यहां पर बोलता बस 6 महीने की बात है। तो इसलिए कोई भी चीज का, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज छोड़कर नहीं जानी। अच्छा कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप बताओ, पढ़ो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे नीचे दिए गए में से करेक्ट बताओ कौन सी है। ए ही ठीक है, समझ आ रहा है आपको। कह रहे ऑडिटर ना तो हम तुमसे उम्मीद करते हो ना तुम कर सकते हो, ऑडिट रिस्क को क्या, और देयरफॉर आप क्या नहीं ऑब्टेन कर सकते, किस बात की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू। अच्छा ये देखते हैं हम, ये तो देखो हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन करे थे, नहीं करते, करेक्ट इनकरेक्ट कर लिए थे कुछ, ये करा दिया था मैंने थर्ड सॉरी। द ऑडिटर कह रहे करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड और कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट इज टू 0 एंड कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो बताओ ये करेक्ट है। ये देखो ये बताना, मुझे बताना ही मैंने करवा दिया था आपको या नहीं, करा दिया था ना। चलो अब हम एक फ्रेश टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका आपको एक क्वेश्चन के रूप में लिखना पड़ेगा। ये रहा, लिखना एक क्वेश्चन के रूप में लिखो, हाउ ऑडिटर ensure that financial statement would not mislead by anybody। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, ऑडिटर कैसे इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी ने कोई गड़बड़ नहीं डाली हुई। ऑडिटर कैसे इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी ने कोई गड़बड़ नहीं डाली हुई। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये देखो आया भी हुआ है, मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर ये है 1 2 3 4 5 और क्या 6 पॉइंट। कह रहे इन डूइंग सो ऑडिटर हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी बाय एंश्योरिंग दैट। ये सब चीजों से ऑडिटर एंश्योर हो जाएगा, इन सब चीजों से ऑडिटर क्या हो जाएगा, एंश्योर। किस बात का एंश्योर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी ने मिसलीड। और ये बहुत ना लर्न करने वाला पॉइंट है, आपको समझ भी आ जाएगा। पहली बात, अगर मैं सुनूं, अगर मैं वैसे आपको समझाऊं तो 2-3 पॉइंट आपके समझ आ जाएंगे आपको। सबसे पहले ऑडिटर ये देखो कि जितने भी वाउचर्स थे क्या उन सब से जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं या नहीं हुई। अभी पहले आप समझ लो, आपको समझ आ जाएंगे 100%। सबसे पहले ये देखो क्या सभी ऑल वाउचर से जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं, ठीक है। और जो जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं उन सब से बेसिस पर ही क्या बनी है,
देखो पढ़ के देखते हैं। और जो ये जर्नल एंट्रीज जितनी भी पास हो रही है उसके वाउचर्स थे, समझ आ रहा है आपको, यानी कोई ऐसी फेक जर्नल एंट्री पास नहीं हुई हो और फेक जर्नल एंट्री के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनी हो। देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ऑडिटर को क्या देखना होता है कि ताकि वो कॉन्फिडेंस में आ जाए कि यार मिसलीडिंग कुछ भी नहीं है। पहली बात, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, वो क्या बनी है, इन अकॉर्डेंस विद जर्नल एंट्रीज। बोलना पड़ेगा, इन अकॉर्डेंस विद। समझ रहे हैं मेरी बात? पहली बात जो ऑडिटर को देखना है, क्या देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स है वो कैसे बने, इन अकॉर्डेंस विद। दूसरा, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब जितनी भी एंट्रीज हैं उनके लिए क्या है, साइन। उनके लिए क्या है, साइन। व्हाट इज साइन? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी फेक एंट्रियां नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? फेक एंट्रियां, तो 2 पॉइंट समझ आए। ऑडिटर कैसे कंफर्म करेगा कि कुछ मिसलीडिंग नहीं है? ऑडिटर कैसे कंफर्म करेगा कि कुछ मिसलीडिंग नहीं है? पहले वो क्या देखेगा कि जो अकाउंट्स बने वो एज पर जर्नल एंट्री बने। बोलना आपको पड़ेगा, अकाउंट्स बने एज पर और जर्नल एंट्रीज हुई है एज पर साइन, मतलब उनका एक सोर्स डॉक्यूमेंट थे जिनके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं। और अगली बात, कोई भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हटाई नहीं गई है, आप डालना नहीं भूल गए, मतलब सारी एंट्रीज हैं, कोई भी एंट्रीज छूटी नहीं है। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड, मतलब जितनी जर्नल एंट्रीज थी उनमें से किसी भी चीज का ओमिशन नहीं होना चाहिए। यानी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट दिखाया है। कई बार आप बोलते ना यार ये जर्नल एंट्री डालना भूल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं कि एक ऑडिटर मिसलीडिंग, एक ऑडिटर कैसे इंश्योर होगा कि कुछ मिसलीडिंग नहीं है। बोलना स्टार्ट करो। पहला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है एज पर, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है एज पर, और हर जर्नल एंट्रीज के लिए क्या थे, साइन। साइन, साइन मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको बोलना पड़ेगा साइन का मतलब। दोबारा 2 पॉइंट और याद करते हैं दोबारा से। जो अकाउंट्स बने हैं वो एज पर, और जो जर्नल एंट्री है वो एज पर साइन। व्हाट इज साइन? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी ज्ञान की बात में इसका मीनिंग लिखवाऊंगा, साइन का मतलब। और जर्नल एंट्रीज जितनी भी थी सबकी सब बुक्स में दिखाई गई हैं, कोई ये नहीं रह गया कि अरे यार ये तो भूल के डालने। किसी का भी ओमिशन, बोलना पड़ेगा, किसी का भी ओमिशन। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन दिख रही है अकाउंट्स में वो सब क्या होनी चाहिए, क्लियर। क्लियर मतलब स्प्राइट, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर ये फीलिंग नहीं आ रही हो कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। हल्की सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब नो डाउट, किसी भी तरह का डाउट नहीं आ रहा हो। अगर ऑडिटर को किसी भी इंफॉर्मेशन पे कोई भी तरह का डाउट नहीं आ रहा, मतलब ऑडिटर कह रहा है बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कहेगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ऑडिटर तब कह पाएगा यस और नो। मुझे 4 बातें बताओ। ऑडिटर ने 6 में से 4 बातें आपको सिखा भी दी कि मैं ये सब देखता हूं और ये सब देखने के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहता हूं इट्स लुकिंग लाइक अ वाव, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। पॉइंट समझ आ रहा है? ये 4 बातें बतानी स्टार्ट करो। जितनी भी एंट्रीज पास हुई हैं अकाउंट्स में, जितनी भी एंट्रीज जितने भी अकाउंट्स बने एज पर जर्नल एंट्री बने हैं, और जितनी भी जर्नल एंट्री उन सब के पीछे साइन है, और जिनके पीछे साइन है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन
समझ आ रहा है? जिनके पीछे साई है उनके पीछे क्या दिक्कत है। और फिर जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने दिखाई हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक एक इंफॉर्मेशन स्प्राइट, स्प्राइट मतलब समझ आ रहा है आपको। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने प्रॉपरली क्लासिफाई करा भैया, जो करंट एसेट थे वो करंट एसेट में दिखाया, जो नॉन करंट एसेट थे वो नॉन करंट में दिखाया, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको एसपीएल में दिखाया, जो कैपिटल था उसको बैलेंस शीट में दिखाया। यानी आपने प्रॉपर क्लासिफिकेशन करी है, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज यानी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कर रखा है। सिर्फ अकाउंट्स बनाए ही नहीं, पेश भी वैसे करे हैं। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह क्या भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो, बोलना एप्लीकेबल एफआरएफ, बोलना पड़ेगा एप्लीकेबल। यानी आपने अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली क्लासिफाई करा हुआ है, डिस्क्राइब करा हुआ है, डिस्क्लोज करा हुआ है एक एक चीज को। और लास्ट, ऑडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है, ट्रू एंड ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट, मतलब एसपीएल, एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी क्या आपको ये 6 पॉइंट याद होते हैं या नहीं? आप में से कोई 6 पॉइंट ये समझाना चाहे पूरी क्लास को। मैं आपको एक बात बता दूं, जो बोलेगा ना यहां पर आकर लाइफ टाइम तक टॉपिक नहीं बोलेगा, कोई आना चाहे या फिर मैं खुद बुलाऊं, क्योंकि मुझे आप सबका बेटा अभी 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठने बिग 4 में। अगर आप बोलने की आदत नहीं डालेंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे लाइफ टाइम तक। चलो सहगल जल्दी आ, इधर जल्दी आ, देखो तेरे अटेम्प्ट की कसम, जल्दी आ। अरे आ जा, देख के बोल, लेकिन बोलना है मेरे को, तेरे को बुलवाना है, आ जा। अरे आओ ना, बोलेगा, अरे बोलेगा तभी सीखेगा, बोलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे कब तक डरते रहोगे आप, जीडी में नहीं बोल पाओगे, बिग 4 में सिर्फ सपना है, फिर सपना ही रह जाएगा आपका। कौन बोलना चाहेगा ये 6 के 6 पॉइंट्स? कोई है? एक भीड़ में तो सारे बोलते हैं, अकेले भी बोलना है, कौन चाहेगा बोलना? चलो आओ जयंत, जल्दी आओ, मुझे पता आप बोल पाओगे। आप सबके समक्ष जयंत की आवाज। यस जयंत बेटा, ये कॉन्फिडेंस ही बहुत बढ़िया बात है, जो क्लैपिंग करे उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। हमारे बच्चे लालची नहीं है। चलो जयंत बोल रहे हैं ये 6 के 6 पॉइंट, आप जरा समझना, मेरे कॉम्पिटिटर नहीं बनना लेकिन। चलो बोलो, मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर जर्नल एंट्रीज बनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सारे बच्चे सुने बेटा, दोबारा से। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है एज पर जर्नल एंट्रीज बनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, एज पर साई होना चाहिए, जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। थर्ड, उनमें कोई भी ओमिशन नहीं होने चाहिए, मतलब सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने दिखाई हो। ठीक है, 3 हो गए। फोर्थ, वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी नहीं कहते डाउट नहीं है। क्लियर नहीं बोलते हमारी क्लास स्प्राइट बोलते हैं। हमारी क्लास के हिसाब से स्प्राइट, मतलब जो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, स्प्राइट। अगला, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली क्लासिफाई, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज होनी चाहिए, मतलब एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आपने पेश करा हो। और लास्ट में ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स दिखानी चाहिए। ऑडिटर को ये बिलीव हो कि जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई वो ट्रू एंड फेयर चेक की है, वो ट्रू एंड फेयर दिखा रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें, एसपीएल हो गया, बैलेंस शीट, ये ट्रू एंड फेयर भी दिखा रही है। वेरी गुड जय, ने बहुत बढ़िया सुनाया। आप सब पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप नहीं बोलेंगे ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं क्लास में आके चुप हो जाऊं, मेरे को पैसे दे दोगे आप? सर क्या बातें कर रहे हो, फिर हम कुछ और ही देंगे आपको, वो अंदर ही रखना है। लेकिन पॉइंट समझ आ रहा है आपको? भाई बोलने के पैसे हैं, बोलने के पैसे हैं। आप बोलोगे नहीं, क्लाइंट आपके पास आया, आप उससे घबरा गए हो, क्लाइंट कह रहा है ये खुद ही घबराया हो, ये हमारे इनकम टैक्स के केस का लड़ेगा, ये हमारा ऑडिट कहाँ कर पाएगा। बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलोगे तो बढ़ोगे आगे। मैं हमेशा, आप मेरे से फाउंडेशन से बढ़ रहे हो, और मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया कहती है मत बोलो क्लास में, मैं कहता हूँ बोलो, क्योंकि बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो क्या आपको समझ आया है? चलो बनाओ बेटा। ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा? पहला, जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर
बनाओ मेरे साथ, ऐसे ऐसे बनाओ। जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई हो। दूसरा, खुद जर्नल एंट्रीज के लिए कौन खड़े हुए हैं? साईं। खुद जर्नल एंट्रीज के लिए कौन खड़े हुए हैं बेटा? साईं। और कोई जर्नल एंट्री का ओमिशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, इंफॉर्मेशन क्या हो बताओ? स्प्राइट। स्प्राइट एकदम क्लियर है। अगला, स्प्राइट मतलब क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में स्प्राइट मत लिखाना, फिर एग्जामिनर खुश होगा और मार्क्स काटेगा, शाबाशी देगा। अगला पॉइंट बताओ बेटा, अगला क्या होना चाहिए? आपने जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कराओ? क्लासिफाई कराओ और डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज करा हो। कैसे? एज पर एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही तो अपनाते हैं। और लास्ट, बैलेंस शीट और एसपीएल क्या दे रहे हो? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अगर ये 6 चीजों को देखकर ऑडिटर कहेगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज्ञान की बात में साईं का मतलब समझाना चाहूंगा, क्योंकि साईं एक शब्द आया था। व्हाट इज साईं? बेटा प्लीज एक बारी मेरी बात सुनना, एक बारी मेरी बात सुनना जरा। याद है, पहले साईं से पहले ऑडिट एविडेंस की बात कर लेते हैं, फिर आपको साईं बताते हैं। ऑडिटर ने बैलेंस शीट में देखा, क्लाइंट के यहां पर बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है कि कितने के लोन ले रखा है? 50 लाख का लोन ले रखा है। क्लाइंट ने अपनी बुक्स में दिखा रखा है कि हमने 50 लाख का लोन दे रखा है। ऑडिटर ने डायरेक्टली किससे बात कर ली? जैसे याद है, यहां पर ऑडिटर ने सप्लायर से बात कर ली थी, क्या तुम्हारे से इतना सामान खरीदा गया है? इस चीज को कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इस चीज को क्या कहते हैं? मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से कंफर्म करें या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के? समझ आ रहा है? बैंक, सप्लायर, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो है, तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन में उसने लिखकर हमें दिया कि भैया मैंने तो 30 लाख का ही उधार दे रखा है, तो यानी क्या अब हमारे पास सबूत है कि बैंक लोन गलत है? तो बताओ, यानी सबूत, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? वो इंफॉर्मेशन, जैसे यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है बैंक से, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं कह रहा हूं बैंक लोन गलत है, यानी मेरा कंक्लूजन निकल गया। मेरा कंक्लूजन क्या निकल गया? कि भैया बैंक लोन गलत है। और यही बात मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन के रूप में दिखा दूंगा। तो ऑडिट एविडेंस क्या होते थे? वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करके कहां पर पहुंच पाता है कि ये चीज ठीक है या गलत, और इसके बेसिस पर अल्टीमेटली क्या दे पाता? अपना ओपिनियन, है ना। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, साईं का मतलब। बेटा साईं में 2 वर्ड है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट और ऑडिटर जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि ये चीज सही है या गलत है, वो इंफॉर्मेशन यानी वो सबूत
सफिशिएंट भी होने चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए, यानी क्वांटिटी वाइज भी सही होने चाहिए और क्वालिटी वाइज भी सही होने चाहिए। यानी सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्वांटिटी, सफिशिएंट वर्ड का मतलब ऑडिटर को हमेशा साइन लेने होते हैं, साइन ऑब्टेन करने होते हैं। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एक बार बोलना पड़ेगा, सफिशिएंट मतलब और एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। तो लिखना जरा, सफिशिएंसी, क्वांटम ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटम समझ गए? ये आप ज्ञान की बात में लिख रहे हैं। 9 आएगा 10 आएगा? 10 आएगा। और एप्रोप्रिएटनेस की अगर मैं आपसे बात करूं, एप्रोप्रिएटनेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? क्वालिटी। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी। ये रहा। सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, जबकि एप्रोप्रिएटनेस का मतलब, लिख लो जरा, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। यार बताओ, किसी भी बात पर आप ओपिनियन बना, कंक्लूजन देने से पहले आपके पास ऑडिटर क्या होने चाहिए? साइन। साइन मतलब सबूत होने चाहिए, लेकिन सबूत कैसे? क्वांटिटी वाइज भी सही हो और क्वालिटी वाइज भी ठीक हो, तो आप किसी पर कुछ कह पाओगे, तो आप किसी पर कुछ कह पाओगे। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? बोलो बेटा, यस और नो? लिख लिया बेटा आपने? अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए, स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो, चैप्टर का नाम भी अगर आप देखेंगे जो हमने स्टार्ट करा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हम पढ़ चुके हैं, नेचर यानी मीनिंग वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्कोप। ऑडिट के स्कोप की बातें करने जा रहे हैं, मतलब ऑडिट के दायरे के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। तो हेडिंग आप बनाएंगे स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो, आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हेडिंग? तो आप सबने एक हेडिंग बनानी है बच्चे, स्कोप ऑफ ऑडिट। टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ ऑडिट, और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको समझ आएंगी इसके अंदर। स्कोप का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ समथिंग। भाई मेरे दायरे में ये आता है, दायरा। समझ आ रहा है आपको? स्कोप का मतलब हो गया रेंज, बोलना पड़ेगा। स्कोप का मतलब क्या हो गया? रेंज। रेंज ऑफ ऑडिट क्या रहेगी? ऑडिट में क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, ऑडिट के अंदर क्या क्या आ जाता है और क्या क्या नहीं आ जाता है। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने मार्केट में ये सुना होगा, यार हमने तो सीए रखा हुआ है, वो हमारे सारे काम कर लेता है। अब उस क्लाइंट को ये पता ही नहीं है कि जो आपने कभी सुना हो कि आपके फादर भी यही कहते हैं हमारा सीए है, वो हमारे सारे काम कर देता है। वो सारे काम नहीं करता, वो कुछ काम दूसरों से, जैसे अकाउंट्स बनते हैं उसकी चेकिंग होती है, तो क्या सेम बंदा अकाउंट्स और चेकिंग कर सकता है? लेकिन आपको लग रहा है सेम कर रहा है, तो वो अकाउंट्स किसी और के बनवाकर साइन करवा लेता, अपने दोस्त के या अपने किसी और सीए के, और ऑडिट पर अपने साइन करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आपको क्या लगता है कि उसी ने ही सारा काम करा? उसने थोड़ा ना करा है, उसने या तो अकाउंट्स बनाएंगे या, पर आपको क्या आप क्या बोलते हो? सीए रखा हुआ है, सब काम वही संभाल लेता है। लेकिन अब आपको तो पता है ना, आप अपने फादर को या जो भी ये बात कह रहे हैं, आप अंदर ही अंदर कहेंगे वो सारे काम खुद नहीं करता, कुछ काम करवाकर साइन उनके करवा देता है, या सारे काम खुद करता है, अल्टीमेटली साइन मार्केट में उनसे करवा लेता है। समझ आ रहा है आपको? चाहे ये बात अनएथिकल है पर होती है मार्केट में, चाहे ये बात अनएथिकल है
वहां पर सीए को करना ही क्या चाहिए, या तो अकाउंट्स वाला काम लेना चाहिए क्लाइंट से या ऑडिट वाला, पर वो सारे काम लेता है, वो रिटर्न भी भर देता है, वो सारे काम कर देता है। समझ आ रहा है आपको, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ऑडिट का कुछ दायरा है, ऑडिट में कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें नहीं आती। यही बात को क्लियर करने के लिए आईसीआई ने एक टॉपिक बना दिया कि ऑडिट के दायरे में ये सब चीजें आती है, मतलब ऑडिटर ये सब चीजें करेगा और ये सब चीजें नहीं करेगा। सुन लो, जो ये कहते हैं ना सीए रखा हुआ है सब काम करेगा, ना जी ना, सब काम नहीं करेगा वो तो ये काम करेगा, ये उसके दायरे में आते हैं और ये उसके दायरे में। तो इसलिए स्कोप का मतलब समझ आ रहे हो, रेंज। कई बार आप कहते हो ना यार ये काम मेरी रेंज का है और ये काम मेरी रेंज से बाहर का है, तो यही बात है, कौन कौन से काम आपकी रेंज में आते हैं और कौन कौन से काम आपकी रेंज में नहीं आते। इसी बात पर इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। क्या आपको टॉपिक का मतलब समझ आ रहा है? स्कोप ऑफ ऑडिट, एक बार आंट दो, टॉपिक का मतलब समझ आ रहा है क्या? स्कोप मतलब रेंज, रीच। भाई मैं ये सब कर सकता हूं यार, तो स्कोप के अंदर दो बातें आ जाती हैं बेटा। ये टॉपिक होते ही मैं आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करवाऊंगा, ध्यान रखना, ये टॉपिक होते ही। और ऑडिट की क्लास में मैं हर क्लास में आपको रिवाइज करा रहा हूं रेट्रोस्पेक्टिवली, आप भी घर जाकर पढ़कर आएंगे, क्योंकि केस बेस्ड एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में से आता है, 4-5 टॉपिक का मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा, और कहां का दिखाऊंगा? आईसीआई के मॉड्यूल का ही दिखाऊंगा। तो आप ये मत सोच लेना अरे यार टेस्ट होगा तब पढ़ेंगे, ना जी ना, तब तो देर हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जनरली यही करते हैं, जिस हफ्ते टेस्ट होगा ना उस हफ्ते पढ़ने बैठेंगे वो सब्जेक्ट। ऑडिट में ऐसा नहीं चलेगा, ऑडिट में आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर का लिंक है दूसरे चैप्टर से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो स्कोप के अंदर पहला व्हाट इट इंक्लूड्स लिखना है एक तरफ, ऑडिट में क्या क्या आ जाएगा। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, लिखो ना जरा। पहला बेटा क्या आ जाएगा? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। बहुत बढ़िया पॉइंट है। कह रहे हैं ऑडिटर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को कवर करके चलना है, ऑडिटर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को कवर करके चलना है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन कौन सी चीजें जो रेलेवेंट टू द क्या हो, जो रेलेवेंट टू द क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। ऐसा नहीं है कि अब एक बात बताओ, ऑडिटर आया, एक सीए आया, आप उसको बुलाकर कह रहे हो यार इधर आइयो जरा, बताइयो जरा ये टीवी कैसे ऑन होता है। वो कहेगा भाई मेरे को क्या कह रहे हो, भाई ये बताइए जरा कैमरा कैसे। वो कह रहा भैया ये मेरा दायरा छोड़ना है, मेरे को तो अकाउंट्स दिखाओ, अकाउंट से रिलेटेड चीजें मेरे से पूछना। समझ रहे हैं आप? तो ऑडिट को क्या करने हैं? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी कवर्ड करने हैं, लेकिन जो क्या हो, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग, सारे बच्चे बोलेंगे रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग। तो यहां लिख लो जरा, बोलो जी बोलो, फर्स्ट पॉइंट समझ आया या नहीं? स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है, ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है। तो पहला, ऑडिटर को सारी कवरेज करनी है एंटिटी की, लेकिन कवरेज का मतलब ये नहीं है कि अब आप एक एक चीज चेक करेंगे, लेकिन वही वाली सारी चीजें चेक करेंगे जो क्या हो, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड।
दूसरी बात जो ऑडिटर को चेक करनी है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हेलो बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया पॉइंट। ऑडिटर का दूसरा काम क्या होगा, ऑडिटर के दायरे में और क्या काम आता है? देखो पहला काम आपने बता दिया, ऑडिटर को कवरेज करनी है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करो, ऑडिटर को क्या कवरेज करनी है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। सारे बच्चे दोबारा से, ऑडिटर को क्या कवरेज करनी है? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग। क्या आपको पहला पॉइंट समझ आया? ऑल एस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक एक चीज, उसको कह रहे जरा देखना टूटी में पानी नहीं आ रहा, जरा देखो ऑडिटर, वो कहेगा भैया मेरा थोड़ा मतलब है, मेरा जो काम है मैं वो करूंगा ना, ये मेरे दायरे में नहीं आते। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है? कह रहे नहीं, फिर मैंने कहा मैं क्यों करूंगा। समझ आ रहा है आपको? दूसरा, ये वर्ड आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आना चाहिए। पहला वर्ड है रिलायबिलिटी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, थोड़ी देर पहले आपसे एक बात हुई है मेरी, थोड़ी देर पहले आपसे मेरी एक बात हुई है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ सबूत भी होने चाहिए, यानी वो सबूत हमारे लिए क्या भी होने चाहिए? रेलेवेंट। कई बार आप कहते हो ना कई सबूत मिले, कुछ रेलेवेंट सबूत होते हैं और कुछ तो ऑडिटर के पास मतलब एप्रोप्रिएटनेस का एक और नाम भी हो गया रेलेवेंस। क्वालिटी तो हो ही गया, समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यहां पर यही बात है। दूसरा काम ऑडिटर को जो करना है वो क्या करना है? रिलायबिलिटी देखनी है। रिलायबिलिटी मतलब रेलेवेंस, मतलब यार ये जो क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और उसमें सफिशिएंसी है या। व्हाट इज सफिशिएंसी? क्वांटिटी। मतलब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक रखी हुई है और क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ठीक रखी हुई है, ये ऑडिटर को चेक करना है। ये ऑडिटर के दायरे में आता है, यानी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपको सेकंड पॉइंट की हेडिंग भी याद होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर आपको याद हो, अगर आप इस ऑडिट के अंदर जो कीवर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं आप उसको फ्रेम करके लिखेंगे ना बेटा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। मैं आपको बता दूं, कई बार आपने कुछ बच्चों से सुना होगा अपने सीनियर से, यार ऑडिट में मार्क्स नहीं आते। उनसे ये पूछना क्या तुम कीवर्ड्स यूज करके आए थे, क्या तुम वो पॉइंट्स लिख कर आए थे जो आईसीआई के मॉड्यूल जैसे हैं? वो कहेंगे नहीं यार हमने तो अपनी तरफ से लिखा था। फिर बेटा अपनी तरफ से उन्होंने मार्क्स दे दिए, रिश्ता वही, बात नहीं। तो ये कीवर्ड्स आपको पुट करने हैं। इतने मेहनत में ज्ञान की बात की पूरी लिस्ट बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं? ताकि आप आंसर लिखते वक्त इन शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना? आपके एग्जाम तक हर महीने टेस्ट होने हैं आपको पता ही है यहां का सिस्टम। हम हर महीने टेस्ट रखेंगे आपका, ऑडिट का भी ध्यान रखना। बस उसी वजह, देखो टेस्ट की वजह से इंसान पढ़ता है, ये आपका भी मन जानता है। नहीं तो आप लीनियंट होते हो उस सब्जेक्ट को लेकर जिसके टेस्ट नहीं होते, और जिसके टेस्ट होते हैं उसके लिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, यानी आप पढ़ते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो टेस्ट इसके जरूर देना, क्योंकि इसके थ्रू ही ये नया सब्जेक्ट है। आपको रीजनिंग लिखनी आएगी, किसको कैसे आंसर में फ्रेम करना वो आपको आएगा। आपको सिर्फ टेस्ट से ही समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो दूसरा मैं आपको क्या पॉइंट कर रहा हूं, ऑडिटर के स्कोप में क्या आ जाता है? ऑडिटर को चेक करनी होती है रिलायबिलिटी। क्या चेक करनी होती है? रिलायबिलिटी। और क्या? सफिशिएंसी। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। एक बार ध्यान दो, किस चीज की? ठीक है ना? रिलायबिलिटी एंड sufficiency of financial information। सुनना जी, अच्छा आजकल ना आप सब ट्रायल बड़ा लेते हैं टीचर का। आप इतने बड़े हो गए हैं
कि आप टीचर्स के ट्रायल लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं भी आप ट्रायल लेने जाओ या कुछ भी करो, 3 चीज़ें देख लेना किसी भी टीचर के अंदर। अगर आपको वो 3 गुण दिख रहे हैं, अगर आपको वो 3 गुण दिख रहे हैं, मतलब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ वो होता क्या, 3 गुण क्या होते हैं। देखो 3 तरह का क्राउड होता है। मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ होता है जिसको लिखकर समझ आता है, कुछ होता है जिसको लिखने से समझ आता है, याद रहता है, कुछ होते हैं यार मुझे तो सुनकर ही याद होता है, मैंने ये बात सुनी हुई है। समझ आ रहा है आपको? कुछ को लिखकर राइटिंग से समझ आता है, कुछ को लिसनिंग से समझ आता है, मैंने ये बात सुनी। अच्छा, आपको गाने कैसे याद होते हैं? सुन सुन के ना। और कईयों को, अब बताओ बेटा, कईयों को हाय गर्मी कैसे याद हुआ? देख देख के। पॉइंट समझ रहे हैं आप? आप कुछ बच्चे कहते नहीं है नोरा को देखकर, मैं देखा तेरी फोटो, है ना। तो तीसरा होता है बेटा इमेजिनेशन। जैसे इमेजिनेशन का एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक मैं लाइन बोलूंगा, आप मुझे बताना, एलिफेंट इज रनिंग। किस किस के माइंड में हाथी भागता हुआ दिखा? आया ना? ये होती है इमेजिनेशन। समझ आ रहा है आपको? आप क्या कहते हो? मुझे चीज, मैंने ये चीज कहीं देखी हुई है, मैंने ये चीज कहीं सुनी हुई है, और मैंने ये बात लिख लिख के याद करी हुई है। यानी 3 तरीके से इंसान को याद आता है। अब मैं बताओ बेटा, मैं आपको बुलवा रहा हूं, यानी आप सुन रहे हो और आप बोल रहे हो, बोल बोल के चीजें याद हो रही है, आप नोट्स बना रहे हो, यानी आप लिख भी रहे हो, और साथ साथ मैं आपको इमेजिन भी करवाता रहता हूं, ये चीज ऐसे है, देखो बिल्डिंग है, ये सब। तो ये 3 टेस्ट कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि सब सही चल रहा है नहीं, क्योंकि एक इंसान को ये 3 तरीके ये समझ आने के, और मैं उन तीनों को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करके रखता हूँ। समझ आ रहा है आपको? नहीं, बात वो नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर इंसान ठीक है, आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठ रही है आप वो देखो, ठीक है ना। चलो, रिलायबिलिटी का मतलब आपको समझ आ गया ना, एप्रोप्रिएटनेस। रिलायबिलिटी मतलब यानी ऑडिटर को एप्रोप्रिएटनेस देखनी है, ऑडिटर को एप्रोप्रिएटनेस देखनी है, क्वालिटी देखनी है, किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और साथ साथ क्वांटिटी भी देखनी है। भाई जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए था उतना दिखाया, और जो दिखाया वो क्वालिटी से दिखाया ना। अब बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहां से बनती है? सुन लेना जरा बेटा, एक वर्ड होता है अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये वर्ड्स आपको कई बार ही दिखेगा। एंड सोर्स डेटा। बेटा क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनती है? जल्दी बताओ। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा। तो ऑडिटर को यही देखना है। ऑडिटर को क्या सबसे पहले देखना है? आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कब विश्वास होगा? जब इसके सोर्स क्या होंगे? एकदम बढ़िया, रिलायबल। बेटा अगर जिनसे ये बनाई जा रही है, अब बताओ बेटा, आप एग्जाम्पल देते हैं, फिर मैं इधर वापस जाऊंगा। आप नॉर्मल पहले आम जिंदगी का एग्जाम्पल देता हूं। शाही पनीर स्वाद बना है या नहीं है डिपेंड करता है किस किस पे? उसके टमाटर पे और उसके मसालों पर। अब वो टमाटर वगैरह यही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है, रिलायबल बनी है, सफिशिएंट बनी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके रिकॉर्ड्स पर, उसके बिल वाउचर वगैरह वो कैसे हैं। अगर वो ठीक है तो फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ठीक है। आज के टाइम में 100% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है। जर्नल एंट्री कभी भी गलती नहीं पास करेगा सॉफ्टवेयर, बेटा कंप्यूटर थोड़ा गलतियां करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही होंगी, चेक करो बिल वगैरह सही है या नहीं है। यार ये तो सही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर ये सही है मतलब जो बिल हैं, जो वाउचर्स हैं और उनके बेसिस पे जो जर्नल एंट्रीज हैं ये सब ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। समझ आ रहा है आपको या नहीं? यस और नो?
हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम जल्दी आने दो, टॉपिक का नाम स्कोप ऑफ ऑडिट। सारे बच्चे क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट के कितने पार्ट्स हैं? 2। भैया मेरी रेंज में क्या आएगा और क्या? पहला, कवरेज ऑफ all aspects of the entity relevant to the financial statement being audited। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस चेक करनी है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको किसको चेक करना पड़ेगा? उसके सोर्स डेटा को। ये देखो लिखा भी हुआ है आईसीआई ने, द ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाइड। ऑडिटर एब्सोल्युटली नहीं सेटिस्फाइड हो पाता कभी, ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट हमेशा क्या लेता है? रीजनेबल एश्योरेंस। सेटिस्फाइड भी कैसा होगा? रीजनेबल, एब्सोल्यूट नहीं हो पाता। ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जो जर्नल एंट्री, जो लेजर बने हुए हैं उनमें, और अदर सोर्स डेटा लाइक बिल्स, वाउचर और डॉक्यूमेंट जो है, इज रिलायबल और सफिशिएंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर को किसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है? इनकी। क्या ये रिलायबल है या क्या ये लिख लो साथ साथ, क्या ये रिलायबल है या? क्योंकि इनके बेसिस पर ही तो क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है आपको? ये लिख रहे हैं आप सब? अच्छा, अगली बात अगर मैं आपसे करूं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है, इसके लिए मैंने क्या चेक करा? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्सेस प्लस। और मुझे कब पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है? मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मुझे 2 और काम करने पड़ेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, यानी वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है क्या वो ठीक है या नहीं है, इस बात के लिए मुझे 2 और काम करने पड़ेंगे। मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किसको? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम को और यानी मुझे रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 2 और काम करने पड़ेंगे। क्या क्या? अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, चेक करने के लिए। मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड द एंटिटीज। एंटिटी मतलब क्लाइंट, क्लाइंट के कौन कौन सी चीजों को? अकाउंटिंग सिस्टम को और साथ साथ उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। दूसरा मुझे कैरिड आउट करने पड़ेंगे, मतलब कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या क्या? कुछ टेस्ट करनी पड़ेंगी चीजें, कुछ मैटर पर इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी, पूछताछ, समझ गए ना आप? इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी और कुछ प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ही मैं जान पाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लूं या क्या बोल लूं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो जी, आप मेरे को बताना स्टार्ट करो, आप मुझे बताना स्टार्ट करो बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक स्टार्ट करा है वो क्या स्टार्ट करा है? स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दायरे में क्या आ जाता है और क्या नहीं आता। पहले हमने क्या स्टार्ट करा? क्या क्या आ जाता है, बोलना पड़ेगा। क्या क्या? आवाज में दम नहीं है। क्या क्या? तो आ जाता में पहला क्या आ गया? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। और दूसरा और क्या आ जाता है आपके हिसाब से?
मुझे क्या रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करनी है किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है, उसके लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसके अंडरलाइंग रिकॉर्ड और सोर्स की रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, एक उसके अंडरलाइंग सोर्स, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स की रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और दूसरा मुझे क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कुछ टेस्ट, इंक्वायरी और प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे। ये सब जानने के बाद, ये सब करने के बाद मैं जान पाऊंगा क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं। बोलो जी बोलो, दो बातें समझ आ गई आपको? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? बहुत बढ़िया। तीसरा काम जो ऑडिटर के दायरे में आ जाता है, तीसरा काम जो ऑडिटर के दायरे में आ जाता है, ये चेक करना क्या क्लाइंट ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है या नहीं। ये तीन चीजें आ जाती हैं बेटा इसके अंदर। थर्ड चीज जो आपके सामने आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, प्रॉपर डिस्क्लोजर बोलना पड़ेगा, प्रॉपर, है ना, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करा जा रहा है या नहीं। एक बात बताओ, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ना कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाना चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में आप बहुत सारी चीजें दिखाते भी है। जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट्स पढ़े तो आप देखते नहीं हो, नोट्स टू अकाउंट में आप बहुत सारी चीजें बताते भी हो, और नहीं भी अगर पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। देखो, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक चीज में क्या क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होता है, वो सब हमारे कोर्स का पार्ट है। और क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे शेयर कैपिटल को आप ऐसे डिस्क्लोज करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सब कुछ आ जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो आपको ऐसे डिस्क्लोज करना होता है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। अकाउंट्स कैसे दिखने चाहिए हम पढ़ेंगे एक एक करके जब ये वक्त आएगा। हर टॉपिक का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दे रखा होता है। ये देखो डिस्क्लोजर कैसे कैसे होना चाहिए, हर आइटम का पढ़ेंगे हम डिस्क्लोजर। ये देखो ऐसे कितने ये हैं, कितने ये हैं, एजिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे हम। नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, अकाउंट्स में नहीं भी सीखा मैं सिखा दूंगा आपको, अकाउंट्स में नहीं भी सीखा मैं आपको सिखा दूंगा। तो ऑडिटर का तीसरा काम क्या करना होता है, डिस्क्लोजर चेक करना। किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो बताओ बेटा डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे डिस्क्लोज होनी चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ऑडिटर should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement। क्या क्लाइंट ने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है या नहीं करा। तो ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड। तो ऑडिटर को तीसरा काम क्या होता है कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा है, प्रॉपरली डिस्क्लोज एज पर यार बताओ कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट कैसे बनानी है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनानी है ना, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोज करना है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, है ना, शेड्यूल 5 और सेक्शन भी आपने पढ़ा होगा 198, 7 और 8 दोनों, है ना, 1%, 3% ये सब। तो आपको इन सब का ध्यान रखना होता है ना। तो यही है, क्या आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है या नहीं करा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ करा है या नहीं, ऑडिटर को यह चेक करना होता है। समझ आ रहा है आपको। और एक और बात ऑडिटर यहां पर क्लियर करना चाहता है कि अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्लाइंट की, मैनेजमेंट की। कह रहे द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पहली चीज किसके लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड डिसीजन कि कैसे प्रिपेयर होगी, कैसे प्रेजेंट होगी। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा,
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, समझ आ रहा है? गुडविल का कौन सा मेथड लेंगे हम, समझ आ रहा है आपको? ये सब मैनेजमेंट के हाथ में होती है। तो ऑडिटर को यही चेक करना होता है जो मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसी सिलेक्ट करी गई है क्या वो एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट है या नहीं है। यानी अगली बात, ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑडिटर को क्या चेक करना है कि प्रॉपरली डिस्क्लोज करी गई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ या नहीं। दूसरी बात, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस डिवाइसिंग ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। तो बताओ देयरफॉर जजमेंट्स, देयरफॉर जो जजमेंट्स होती हैं, जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन is also taken by कौन, is also taken by कौन, मैनेजमेंट। एग्जाम्पल बताओ क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज पता है ना आपको, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो सबने ही पढ़ लिया होगा। कई कह रहे हैं ये क्या होता है, कई तो यही सोच रहे हैं कि AS क्या होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल हो गए, मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए फीफो लगाना है या लीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लगाना है, सुपर प्रॉफिट लगाना है या कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है या एन्युटी मेथड लगाना है, समझ आ रहा है आपको? ये सब चीजें सिलेक्ट करना। तो फिर सर ऑडिटर क्या करने गया वहां पर, भटूरे छोले खाने? मैनेजमेंट तो ये सब करेगा, ऑडिटर क्या गया? यस, ऑडिटर भटूरे छोले तो खाने गया ही है, शाही पनीर बटर नान तो वहां पर क्लाइंट पे खाने गया ही है, क्लाइंट खिलाता जरूर है आपको, आप कभी जाना, मैं सही बता रहा हूँ, स्टैट ऑडिट में जाने का एक अलग ही मजा है, ठीक है ना? तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, जो क्लाइंट ने डिसीजन ली है जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज की, क्या क्लाइंट उस अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है हर साल चेंज करता रहता है, और क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है या नहीं। ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। ऑडिटर बच्चे क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, किस चीज को, कंसिस्टेंसी और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा ये याद करो, देखो बताऊं क्या है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा भैया, आपको लिखना भी आना चाहिए, और लिखने के लिए आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए, नोट्स भी होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हवा में बढ़ाकर उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन एक एक चीज को लिखना वो है असली मेहनत। आप लिखो, ये वर्ड्स हैं जो आपको माइंड में खुलेंगे, और आपको ना ये पेज दिखेगा जब आप आंसर लिखते हो ना, एक इमेजिन होता है वो पेज पे हमने ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। आओ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, हमने ना व्हाट इज इंक्लूडेड कवर्ड कर लिया है, बताना स्टार्ट करो। ऑडिटर की रेंज में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द, आवाज में दम नहीं है, कवरेज ऑफ, ठीक है ना, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग, भाई मैंने सब कुछ कवर करना है, लेकिन अकाउंट से रिलेटेड, और अकाउंट्स में भी वो वाले अकाउंट से रिलेटेड जिसको मैंने चेक करना है, समझ आ रहा है आपको? दूसरा, मुझे क्या चेक करनी है, सफिशिएंसी एंड ऑफ द
रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, जिसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला, मुझे अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्सेज की रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो सही है या नहीं है, इस चीज के लिए क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। और मुझे कुछ टेस्ट, इंक्वायरी और प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और तीसरी बात, सिर्फ मुझे रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी नहीं चेक करनी, साथ में मुझे ये भी देखना कि क्या क्लाइंट ने अपने अकाउंट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या नहीं। समझ आ रहा है आपको? और चेक करने के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अकाउंट्स बनाना, अकाउंट से रिलेटेड डिसीजन लेना। लाइक अकाउंटिंग पॉलिसी कौन रहेगी, वो मैनेजमेंट देगी। ऑडिटर का क्या काम है, सिर्फ चेक करके बताना कि आपके द्वारा सिलेक्ट करी गई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या एप्रोप्रिएट है या नहीं है, कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या। ऑडिटर का ये काम है, ऑडिटर क्लियर करना चाह रहा है। मैनेजमेंट ये मत समझ लेना कि तुमने मुझे रख लिया तो अकाउंट्स भी मैं बनाऊंगा ना, अकाउंट से तुम बनाओगे, मैं तो चेक करूंगा, मैं तो चेक करूंगा। मैनेजमेंट बार बार ऑडिटर को कहेगी जे कोई शक नहीं करी, चेक नहीं, तो ऑडिटर कहेगा मैं आया ही उसलिए हूं। समझ आ रहा है आपको? उसके अलावा आपको ऑडिटर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसे चेक करनी है। समझ आ गया आपको? ऑडिटर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कौन सी होती थी बताओ? ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस है, रिलेटेड टू अकाउंटिंग है और ड्रॉ करिए फ्रॉम द अकाउंट्स। और वो अकाउंट्स में जो बातें विड्रॉ करिए वो पास्ट इवेंट या पास्ट प्रोसेस, पास्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी। याद आ रहा है आपको? मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं 85+ 90+ मार्क्स इन द ऑडिट चाहते हैं, तो उस हिसाब से मेहनत भी चाहिए। देखो, इंसान तो कहेगा कि मेरे को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट भी तो हो। फिर मैं कोशिश पूरी करूंगा, साथ में आपकी भी कोशिश रहेगी, ठीक है ना, तो अपने आप ही काम बन जाएगा और हम अचीव कर जाएंगे अपने टारगेट्स। एग्जाम्शन की आप टेंशन ना लो, एग्जाम्शन आपकी वैसे ही आ जाएगी। एग्जाम्शन की आप टेंशन ना लो, एग्जाम्शन वैसे ही आ जाएगी, लेकिन हमें एग्जाम्शन से मानना ही नहीं है, हमें तो उसके ऊपर जाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सवाल क्या आता है, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा। ऑडिट में क्या क्या इंक्लूडेड, तो लिखना जरा प्लीज। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, स्कोप में, ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या नहीं आएगा। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आएगा बच्चे। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सबसे बड़ी दुविधा है लोगों की, और मन में मिथ है कि मैंने सीए रख दिया तो मेरे अकाउंट्स वही बनाएगा। ना जी ना, सीए आपने पहले देख लो अकाउंट्स बनाने के लिए रखा है या अकाउंट चेक कराने के लिए। अगर आप अकाउंट चेक कराने के लिए रख रहे हो तो वो साफ साफ क्लियर कर रहा है ये मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है, ये मेरी रेंज का काम नहीं है। क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर साफ कह रहा है भैया ये मेरे दायरे के बाहर के काम है, ये मैं नहीं करूंगा। जैसे आप बोल देते हो ना, जैसे आप बोल देते हो मम्मी मैं सिर्फ यही करूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं करूंगा। मम्मी कहते ना ये भी कर दे वो भी कर दे ऐसे भी कर दे, आप कहते नहीं मम्मी मेरा यही दायरा है। हाँ मैं कर सकता हूं वो बोले काम, लेकिन अभी मैं यही करूंगा काम। दूसरा, ऑडिटर को वो सारे काम नहीं करने जो उसकी कॉम्पिटेंस में नहीं आते, जो उसकी योग्यता में नहीं आते।
योग्यता समझते हो ना, यो गीता, इधर आओ। ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या नहीं आते, जो उसकी आउटसाइड द कॉम्पिटेंस है। मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिटर की योग्यता में क्या क्या नहीं आता? याद है? एसी चल नहीं रहा भाई, देखना भाई, बिल्डिंग सही बनी है, देखियो जरा, सही लग रही है, लुकिंग लाइक अ वाओ। बताओ, ऑडिटर कहेगा मेरे को क्या मतलब, हमने ये वाला सीमेंट उठाया है, हमने ये वाला सीमेंट लगाया है, जिसके लिए बोला जाता है इस सीमेंट में जान है, सस्ता नहीं है। ऑडिटर कह रहे मेरा क्या कंसर्न है, ये इंजीनियर के काम है, इंजीनियर के पास जाओ। आईसीआई ने साफ साफ लिखा, आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ाओ या अपनी बुक से पढ़ाओ, सेम बात। ये देखो इधर आओ, कह रहे हैं ऑडिटर ना तो तुम्हारे से कोई उम्मीद करी जाए उन चीजों की जो तुम्हारे डोमेन का पार्ट ही नहीं है। जैसे इधर देखो, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। देखना ये मशीन कब तक चल जाएगी, सही है ये मशीन, देख। ऑडिटर कह रहा है मेरा क्या मतलब है, अकाउंट दिखाओ कितने में खरीदी थी, वो मैं बताऊंगा। Similarly, it is not expected from an auditor to determine suitability and life of civil structure of building। ये बिल्डिंग कितने साल तक चल जाएगी, 99 ईयर्स तक तो चल ही जाएगी। ऑडिटर कह रहा है मेरा क्या मतलब है भाई इसमें। These require different skill set which may be performed by qualified engineer in their respective field। इंजीनियर वाले काम मुझसे क्यों करवा रहे हो, ये मेरे स्कोप का काम। जैसे अगर मान लो ये एग्जाम्पल क्या हो गए, फिजिकल कंडीशन ऑफ मशीन, फिजिकल कंडीशन ऑफ मशीन और लाइफ ऑफ बिल्डिंग। भाई मुझे क्या पता, किससे बातें करो, मुझे अपनी लाइफ लाइन से मतलब है, बिल्डिंग की थोड़ा ना। नहीं, ये मेरी योग्यता के बाहर है, ये सब मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये दो बातें और सुन लो, ये दो बातें और सुन लो, आपको बात समझ आ जाएगी। और भी ऑडिटर बताओ साफ साफ क्या कह रहे हैं, मैं कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है ये पता लगाने में भी एक्सपर्ट नहीं हूं। ऑडिटर क्या कह रहा है, ये भी मैं नहीं हूं। एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे काम नहीं है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है। मेरे हिसाब से जो मुझे दिखा रहे हो मैं थोड़ा बता पाऊंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं देखते ही बता देंगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाओ, बता देंगे कागज ओरिजिनल है या नकली है, देखते ही बता देंगे। ऑडिटर कह रहे मेरे को नहीं आती ये सब चीजें, मैं तो ये कहता हूँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मुझे यही आता जीवन में। समझ आ रहा है आपको? तो यही बताओ, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ, क्योंकि ये उसकी फील्ड का पार्ट ही नहीं है। तो ये बात भी लिख लो, ये बात भी लिख लो। क्या लिखोगे बताओ, ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्टाइज, यानी ये भी उसके दायरे में नहीं आते। ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्टाइज किस चीज में, इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर कह रहा है मैं डॉक्यूमेंटेशन का भी एक्सपर्ट नहीं हूं, ओरिजिनल है या फेक है मुझे क्या पता। और लास्ट, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है और ऑडिट अलग चीज है। इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है, ऑडिट अलग चीज है। ये बात भी बोल रहे हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया, कहीं ये मत समझ लेना मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। मैं कोई पुलिस ऑफिसर थोड़ा ना हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं तो आपके अकाउंट चेक करने आया हूं, बस नजर मारने आया हूं कि देख लूं यार सब सही चल रहा है या नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर ये भी इन्वेस्टिगेशन भी मेरे स्कोप के अंदर नहीं आता। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? मेरी बात जरा सुनना, मेरी बात जरा सुनना। मैं आपको ना ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक जितना हो चुका उसके बेसिस पर एक केस सिनेरियो क्वेश्चन करेंगे हम।
ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का इसके अंदर का टॉपिक मैं अलग से टॉपिक के रूप में कराऊंगा, क्योंकि कई बार आ जाता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस इसके अंदर रह गया है, पर मैं आपको अलग से कराऊंगा। लेकिन अभी जो जरूरत है वो जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आ जाओ, अभी जो जरूरत है बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व करने की है। ये आ जाओ, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, उस पर आपको आने की जरूरत है। सुनना जरा प्लीज, सारे बच्चे इधर जरा सुनना। कह रहे हैं रोहित, गुरप्रीत, अली और गोरेती आर फ्रेंड्स सिंस देयर स्कूल डेज बेस्ड इन मुंबई, आमची मुंबई। समझ आ रहा है? 4 दोस्त हैं। दे हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन एग्जाम इन द सेम अटेम्प्ट। देखो बेटा कितने लकी हैं ये, कुछ दोस्त तो आगे पीछे हो ही जाते हैं, मतलब 99%। समझ आ रहा है आपको? नाउ प्लान्स टू अपीयर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम एंड ऑल ऑफ देम आर अवेयर न्यूज लिसनर एंड रेगुलरली कीप ट्रैक ऑफ बिजनेस न्यूज इवन ऑन द सोशल मीडिया। बताओ ये इनका काम क्या है? सोशल मीडिया पे भी बिजनेस से रिलेटेड बातें ही देखते रहते हैं। देख रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। वहां भी बताओ बेटा, चलो कोई नहीं, मतलब इन्होंने वो वाली रील नहीं देखी होगी, जस्ट लुकिंग लाइक आ वाव। समझ रहे आप? कई कह रहे हमने भी नहीं देखी। वो ये वही है, ये 4 दोस्त बेटा। समझ गए कौन है? ये वही है। इंस्टा नाम की भी चीज होती है बेटा, ठीक है ना। अब आगे जरा सुनना, कह रहे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिटिंग। बेटा ये कोशिश कर रहे हैं ऑडिट को समझने की, ठीक है ना। रोहित, गुरप्रीत, अली हैव स्टार्टेड अटेंडेड लाइव कोचिंग क्लासेस बीइंग कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ ICI and Goreti has not been able to join live coaching yet as she was away on a holiday with her parent। बताओ बेटा, वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमी गई है। और बताओ बेटा, सारे बॉयज रोहित, गुरप्रीत और अली कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। मन में यही फीलिंग रख रहे हैं, क्या यही जीवन है? ठीक है ना। However, she plans to catch it up with her friend very soon and Ali had also joined the classes but had skipped some of the lectures। समझ आ रहा है आपको? During one informal get together, informal get together समझ गए? अनऑफिशियल, एक तो ऑफिशियल होती थी, एक होती है आफ्टर पार्टी, के बी आफ्टर जो चले, ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। देयर डिस्कशन, बताओ वहां पर भी यही बात की डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टी में जाकर भी। देख रहे हो? देयर डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड द न्यू सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। बताओ वहां पर जाकर भी बेटा ऑडिट की ही बातें कर रहे हैं। एंड दे डिस्कस्ड मैनी थिंग रिगार्डिंग नेचर, स्कोप, बेनिफिट्स एंड अदर जनरल प्रैक्टिकल इश्यूज। गोरेती वॉज रेगुलर इन कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑडिटेड रिजल्ट ऑफ द कंपनी बीइंग पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। बताओ ये न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ती हैं? ऑडिटेड रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कई कह रहे मिल जाए, कई कह रहे मिल जाइए, चारों। हर व्यू वॉज द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी गिव्स 100% गारंटी। लो जी लो, ये किस विचार की है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% गारंटी देते हैं? बताना है इसको। इसको आप क्या कहोगे? चल पगली, इतना भी नहीं पता। एब्सोल्यूट देती है, रीजनेबल एश्योरेंस देती है। क्या देती है? और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, and it is the main reason behind so much reliance upon the auditing. But she could not understand why wrongdoings in the financial matter are discovered after many years have gone by. लेकिन इसको ये बात नहीं समझ आ पा रही कि कुछ ऐसे गलत फाइनेंशियल मैटर्स जो गड़बड़ वाले हैं वो बाद में जाकर डिस्कवर्ड कैसे होते हैं। Ali also concurred with her view and added, when financial statements are audited, each and every transaction appearing in the books is verified. However, he could not give clarity to Goreti। वो कह रहे देखो हमें ऑल एस्पेक्ट तो कवर करके चलने होते हैं। अली कह रहा हमें ऑल एस्पेक्ट तो कवर करके चलने होते हैं, क्योंकि स्मॉल क्लाइंट के तो हम एक एक चीज चेक करते हैं ना। समझ आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है, तो ऑडिटर वैसे तो हमें सब चीजें करनी है, पर ऑडिटर को सैंपलिंग लगाना अलाउड है। ऑडिटर कह रहे हैं, अली कह रहा है यार मुझे ये बात तो बता कि ऑडिटर को ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करना होता है, लेकिन वो उसको समझा नहीं पा रहा, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। इसके लिए तो क्लासेस ज्वाइन करनी होती है। हाँ,
Gurpreet was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking and he was also of the view that audited financial statement are not guarantee against the probable wrongdoing in the financial statement of the company. बताओ गुरप्रीत कोचिंग पढ़ता, उसने सही जवाब दे दिया, सही बात बता रहे. Not to be left behind, रोहित के लिए कुछ भी नहीं बचा. रोहित also jumped in the fray and he supported Gurpreet and also added something of his own. रोहित कह रहा है मैं रह गया यार, आ लचक. हाँ मेरी बात भी सुन, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो बता दो. इसके बेसिस पे बेटा 5 MCQ हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आप सब जितना टॉपिक हो चुके हैं सब रिवाइज करके आएंगे और इसके बेसिस पे केस सिनेरियो करेंगे. ठीक है ना, आज के लिए इतनी सी बात है.